हेलो एवरीवन, आज देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन रिएक्शन चैप्टर का आज हम लोग टॉपिक रीड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बाद इक्वेशन कैसे डिपेंड करते हैं, फिर उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक पे बात कर चुके थे। तो आज जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी रीड कर लेते हैं, फिर उसकी सारी चीजें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब हम एक या दो चीजें, एक से अधिक चीजें कंबाइन करते हैं, दो से अधिक चीजें कंबाइन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, देख लेते हैं। दूसरी कौन सी आती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद चौथी आती है हमारी टाइप्स ऑफ, 4 में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमको 5वीं पढ़नी है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आप पढ़ सकते हो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात करी थी, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मेनली आपको 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर एक एक को बारीक से पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाना। दो चीजें कंबाइन करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना, टूटना। जब एक सिंगल कंपाउंड या दो से अधिक पार्ट में टूटेगा तो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक कंपाउंड से दूसरा एलिमेंट उस कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए A+B लिखा हुआ है, AB कंपाउंड कोई है, C लिखा हुआ है, तो क्या करेगा? AB में वाले से कंपाउंड को C क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब एक कंपाउंड से दूसरे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करना कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आसानी से भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को आप जनरली ऐसा भी कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ आयन। जब हम एक कंपाउंड से मतलब दो कंपाउंड से एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट को एक्सचेंज ऑफ आयन भी बोल सकते हो। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का आपस में एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन जनरली आप ये कह सकते हो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उनको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर? फिर नेक्स्ट आती है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की हमने कल बात करी थी, फिर डिस्कस करते हैं। इंडो का मतलब होता है रिएक्टेंट साइड। जैसे मान लीजिए A+B प्रोडक्ट बन रहा है C, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपको अगर पता होंगी, तो अगर रिएक्टेंट साइड अगर हीट दे रहे हो रिएक्शन कराते समय तो कहलाएगी इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट साइड हीट निकल रही होगी तो वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मेनली आप मोटा मोटा देखें, इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटेल में रीड करना है। सबसे पहले कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी याद कर ले तो ना, फिर बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल कंपाउंड का दो या दो से अधिक पार्ट में टूटना कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक कंपाउंड से बाहर दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए हम दो लोग हैं यहाँ पर, कोई तीसरा आ गया तो क्या करेगा? दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दो लोग, एक तीसरा आ गया, तीसरा ने बोला भाई साहब ऐसा करो तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुमको ज्यादा पैसा दूंगा। तो क्या करेगा? मेरे साथ वाला उसके साथ चला गया, तो मुझे क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करती है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? एक्सचेंजमेंट।
आयन का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, डबल स्पेसिफिक रिएक्शन काम करेगी। रिडॉक्स रिएक्शन क्या लाती है? रिडॉक्स रिएक्शन वैसे कुछ नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन इन दोनों का एक रिएक्शन में एक साथ काम करना ही कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। किसका? ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। अभी बारी में बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। फिर आता है एक्सोथर्मिक और फिर आता है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बात करी थी अगर रिएक्टेंट साइड हीट देनी पड़ रही है तो इंडोथर्मिक, प्रोडक्ट साइड अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डिकम्पोजिशन भी हम लोग कई अलग तरीके से करा सकते हैं। डिकम्पोजिशन को मेनली 3 तरीके से स्टडी करते हैं। कौन कौन से? एक तो डिकम्पोजिशन बाय हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट करते हैं, मतलब बाय हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन करते हैं। मतलब किसी कंपाउंड को हम लोग डिकम्पोज करना है तो क्या कर दीजिए? हीट दे दीजिए। क्या कर दीजिए? हीट कर दीजिए। मतलब दो लोग आपस में बैठे हैं, बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है, अगर उन्हें हमें अलग करना है तो क्या करो? उनको भड़का दो, भाई साहब आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा? वो हीट हो जाएगा, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं यार ये क्या कर रहा है, मेरे को तो डिकम्पोज कर रहा है। तो डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग कर सकते हैं आप, एक दूसरे को हीट करके, मतलब कंपाउंड को हीट करके कर सकते हैं। दूसरा, आप सनलाइट दे करके भी इसे डिकम्पोज कर सकते हैं, सनलाइट दे करके भी आप उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम लोग इसको हीट को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हीट देकर डिकम्पोज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक, अगर सनलाइट देकर डिकम्पोज कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड है, अगर उसमें आपने सन की प्रेजेंस में उसको तोड़ा है, 2 पार्ट में सन की प्रेजेंस में तोड़ा है तो उसको बोलेंगे सनलाइट। सनलाइट को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। सनलाइट देकर तोड़ा तो बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा आता है करंट देकर के। अब किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा करके, उसमें पास करा करके, अगर उसको 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग करंट डिकम्पोजिशन। इसको आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। तो मेनली ये हमारे कुछ मेन टाइप्स हैं जिनको हमको बारी बारी रीड करना है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक टाइप्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन हम लोग रीड करते हैं। नोट करिए फटाक से। देखो जैसे पहली रिएक्शन लिखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहती है क्या? डेफिनेशन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या रिएक्टेंट जिसे बोल सकते हो, कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल रूल आप ऐसे लिख सकते हो, A + B कंबाइन करके क्या बना रहा है? C बना रहा है, तो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। मतलब क्या कह रहा है? एक से अधिक 2 मिलकर के क्या बनाते हैं? कंबाइन। अब तुम अकेले हो, सिंगल हो, तुम चाहते हो डबल होना, या फिर डबल हो गए तो ट्रिपल होना चाहते हो। यहाँ भी वैसे है, ए और बी मिलकर क्या बनना चाहते हैं? एक सिंगल बनना चाहते हैं, तो ए बी मिलकर क्या बन गए? सी बन गए। तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमला कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल जैसे H2 और O2 मिलता है तो क्या बनेगा? H2O बनाता है। तो देखो H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो देखो इसमें भी कार्बन और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, इसी तरह क्या कर रहे हैं? वाटर के साथ में, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। साथ में क्या निकल रही है? साथ में हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो इधर देखो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड AB2 मिलकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन कहलाएंगी? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा एक खास बात और, क्या खास बात? जैसे इस रिएक्शन में देखें, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर साथ रिएक्शन करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन साथ में हीट निकल रही है। तो पहली बात तो 2 मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि ये हीट किस साइड निकल रही है? प्रोडक्ट साइड निकल रही है, क्योंकि ये साइड कहलाएगा रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट साइड। ये साइड कहलाएगा प्रोडक्ट साइड। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट साइड। तो ये हीट प्रोडक्ट साइड निकल रही है, और जिस रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट की तरफ निकलती है वो हमारी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ और कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
बात क्लियर? फटाक से नोट को फिर दूसरी रिएक्शन पे बात करें। देखो दूसरा हमारा कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 or more पार्ट्स। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस का 2 या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेकडाउन करना कहलाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे मोटा मोटा A-B लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? ब्रेकडाउन करना है। तो एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करना है, तो A भी एक सिंगल सब्सटेंस है, इसको ब्रेकडाउन किया तो टूटा है A प्लस B में। तो एक सिंगल सब्सटेंस का 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेकडाउन करना कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर? मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में ब्रेकडाउन करते हैं या 3 पार्ट्स में उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, एक होता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। जिसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पहले की बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी बात कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में डिफिनीशन वही है। डिफिनीशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 or more पार्ट्स बाय हीट। बाय हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। हीट की प्रेजेंस में सिंगल कंपाउंड का 2 या 2 अधिक पार्ट में तोड़ना ही कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, FeSO4 को हीट कर रहे हैं। किसको हीट कर रहे हैं? FeSO4 को हीट कर रहे हैं, तो बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये दोनों के दोनों गैसेस हैं, दोनों क्या हैं? गैस हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। फेरस सल्फेट, Fe को क्या बोलते हैं? फेरस। ऐसा याद रखिएगा, इसको फेरस बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको देखें आयरन की 2 वैलेंसी है, तो या फिर आप इसको आयरन सेकेंड सल्फेट लिख सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, कॉलिंग नेम है और कुछ नहीं है। हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं इसको, तो ऊपर हीट लिख दीजिए। तो FeSO4 को आप जब हीट करेंगे तो Fe2O बनेगा, साथ में सल्फर की 2 गैसेस बनेंगी, SO2 और SO3। SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 क्या है? देखो जरा गौर से, यहाँ पर आयरन की 3 वैलेंसी है, तो इसको आप फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फेरिक ऑक्साइड, या फिर आप आयरन 3rd ऑक्साइड भी लिख सकते हो, क्योंकि आयरन कितनी वैलेंसी है? 3 वैलेंसी है। आयरन 3rd ऑक्साइड भी लिख सकते हो। हालांकि जिसको नहीं पता है, पता हो जाए कि आयरन 2 की प्लस को पढ़ते हैं फेरस, आयरन की जहाँ 3 वैलेंसी शो होती है वहाँ आयरन को पढ़ते हैं हम लोग फेरिक। क्या पढ़ते हैं? फेरिक। तो आयरन की 2 वैलेंसी होती है, Fe2 प्लस और Fe3 होती है। Fe2 को रीड करते हैं फेरस, Fe3 रीड करते हैं फेरिक। क्या रीड करते हैं? फेरिक। तो जैसे FeSO4 था, अच्छा FeSO4 आया कहाँ से होगा? FeSO4 आया होगा FeSO4.7H2O से। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट क्लस्टर। जब आप फेरस सल्फेट क्लस्टर को हीट करते हो तो FeSO4 बनता है। FeSO4 को फर्दर हीट करने पे हम लोग Fe2O3 साथ में सल्फर की 2 गैसेस मिलती हैं। तो ये सवाल यहाँ से बन जाता है इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसको ब्रेक डाउन करने पे हमको सल्फर की 2 गैसेस मिलती हैं? कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। तो वो कौन सा हमारा कंपाउंड है? FeSO4 है। याद रहेगा। इस एग्जांपल को अच्छे से नोट करिए, फिर दूसरे एग्जांपल की बात करें। अब देखो बोर्ड में कुछ मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हुई है, जरा गौर करके कंप्लीट करो। और सारी की सारी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं। थर्मल मतलब मैंने बात करी थी क्या होता है? हीट। ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा हो। जैसे FeSO4 था तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। मतलब FeSO4 को आपने हीट करा तो आपको F2O3 मिला और साथ में सल्फर की 2 गैसेस मिली। तो आपने देखा FeSO4 को मैंने हीट करा तो कंपाउंड क्या बना? PbNO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। लेड नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आप सिंगल कंपाउंड है, इसको हीट कर रहे हो तो क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड, PbO बन रहा है, साथ में NO2 प्लस O2 2 गैसेस बन रही हैं। दोनों गैसेस, इसमें भी 2 गैसेस, इसमें भी 2 गैसेस है। याद रखिएगा NO2 जो होता है ब्राउन फ्यूम होता है, तो कई बार इसकी हिंट ब्राउन फ्यूम से मिल जाती है। ठीक है, बाकी कलर में बाद में आगे बात करेंगे। इसे दूसरा है KClO3। अब KClO3 हीट करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट।
इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2। क्या बनेगा, KCl प्लस O2। ऊपर क्या था, ये लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो सिंगल कंपाउंड हीट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, KCl प्लस O2, दो कंपाउंड बन रहा है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हीट करोगे तो बनेगा KNO2 प्लस O2। पोटेशियम नाइट्रेट हीट करोगे तो क्या बनेगा, KNO2 प्लस O2। जैसे तीसरा है, नेक्स्ट है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करते हो तो बनता है CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। उसके बाद आता है NaSCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की हीट करते हो तो आपको बनता है, मिलता है यहाँ Na2CO3। और बताओ क्या निकलेगा, CO2 गैस तो निकलनी है, तो CO2 गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर वाटर भी हमको मिलता है, वाटर भी हमको मिलता है। तो ये आप देख रहे हो किस तरीके से सिंगल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके हम लोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये सारी की सारी रिएक्शनें किसके प्रेजेंस हो रही हैं, ये सारी की सारी रिएक्शनें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही हैं। इस वजह से सारी की सारी थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर आती हैं। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको बैलेंस आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में बैलेंस करना बता चुके थे। तो बैलेंस हम आपका काम छोड़ दे रहे हैं, बैलेंस आप करेंगे। बाकी प्रोडक्ट बनाना जैसे है इसको ऐसे याद रखिएगा। FeSO4 को हीट करा तो Fe2O3 निकला, साथ में सल्फर की 2 गैसेस मिली। लेड नाइट्रेट को हीट करा तो आपको लेड ऑक्साइड मिला, NO2 और O2 मिली। KCl3 को हीट करा आपने, KCl प्लस O2 मिला। अगर KNO3 की हीट कर रहे हैं तो KNO2 प्लस O2 मिल रहा है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है। अगर इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकते हो। हीट करोगे तो NO2CO3 डॉट प्लस CO2 प्लस H2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इतना फटाक से नोट करो, फिर डिकम्पोजिशन सेकंड पार्ट में बात करें। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, डिकम्पोजिशन के 2 पार्ट्स और है। एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है और दूसरा हमारा फोटो डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन डिफरेंस क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का जनरल मतलब होता है हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हम लोग उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल मतलब करंट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, करंट के प्रेजेंस में। मतलब सिंगल कंपाउंड को आप जब करंट पास कराते हो तो वो 2 या 2 अधिक पार्ट टूटेगा केवल करंट की प्रेजेंस में। जैसे एग्जांपल है, जैसे वाटर आपने लिया, वाटर में आपने करंट पास कराई, तो किसमें टूटा, H2 प्लस O2 में, H2 गैस प्लस O2 गैस में। तो ये जो वाटर का आप ब्रेक डाउन कर रहे हो करंट की प्रेजेंस में, तो आपको 2 गैसेस मिल रही हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का है। मतलब आप वाटर में कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक करंट तो आपका वो वाटर डिकम्पोज होगा H2 प्लस O2 में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। क्या मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट मतलब आप किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपाउंड को आप सिंपली उसको सनलाइट की वजह से पास करा रहे हो तो ब्रेक डाउन होगा, तो हमारा कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। जिसे लिखा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को आप फोटो यहाँ पर पास करोगे, मतलब सनलाइट पास कराओगे, यहाँ पे सनलाइट पास कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पर Ag प्लस Br2 प्रोड्यूस होगा, ट्वाइस Ag प्लस Br2 प्रोड्यूस होगा। तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट पास कराते हो तो आपको सिल्वर मिलता है प्लस Br2 मिलता है। इसी समय से इसी प्रकार का यहाँ पे Cl2 मिलेगा। से आप AgBr को रिएक्शन करा रहे हो सनलाइट प्रेजेंस में तो आपको यहाँ पर भी सिल्वर और आपको Br2 प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, Br2। तो ये दोनों रिएक्शंस किसका एग्जांपल है, फोटो डिकम्पोजिशन का। मतलब दोनों रिएक्शन में आप AgCr को, ये सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को, दोनों को रिएक्शन ऑफ सनलाइट में करा रहे हो तो इसमें सिल्वर और क्लोरीन मिल रहा है, इसमें सिल्वर और
ब्रोमीन मिल रहा है। तो दोनों का दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, फोटो डिकम्पोजिशन के। इनकी खास बात की दोनों रिएक्शन यूज की जाती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये कहाँ यूज की जाती हैं, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इनके लिए याद रखिएगा थोड़ा सा कि ये दोनों रिएक्शन है आपकी फोटोग्राफी के लिए भी यूज करी जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। और दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं, फोटो डिकम्पोजिशन के। तो अभी हमने केवल डिकम्पोजिशन इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। डिकम्पोजिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स हमारे ये हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। एक हमारा था थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन को हम लोग 3 पार्ट्स में तोड़ा, एक हीट में और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल और फोटो डिकम्पोजिशन में। तो मुझे लगता है आपको डिकम्पोजिशन क्लियर होगा। तो फिर से रिमाइंड करते हैं, पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में सिंपली सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट होता है 2 से अधिक पार्ट में, और डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है 2 या 2 से अधिक पार्ट में। उसमें कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन तो एक दूसरे के उल्टा है, कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, डिकम्पोजिशन में टूटता है। अब तुम तोड़ किस पार्ट में रहो ये डिपेंड करता है तुम्हारा हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्लियर है, इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करें। अब देखो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, आजकल रियल लाइफ में ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तुम जॉब पे निकल गए, आर्मी वाले साहब, एयरफोर्स वाले साहब, या फिर कोई जॉब में पर्पस कर रहे हैं, घर में बीवी साहब, कोई और दूसरा डिस्प्लेस कर रहा है, कहानी यही चल रही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस बाय अनदर एटम। जैसे मान लीजिए BC कोई कंपाउंड है, बहुत बेसिक समझिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। आप कोई A एलिमेंट आया, और एक ही खास बात क्या है, जैसे B और C हैं, तो B वाले में B के पास प्लस चार्ज होगा, C वाले के पास माइनस चार्ज होगा। B वाले के पास प्लस चार्ज होगा, C वाले के पास माइनस चार्ज होगा। तो A वाला जो आया है ये प्लस का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो A वाला आएगा B और C से कहेगा, B वाले भाई साहब तुम बाहर निकलो। B वाले C से क्या कहेगा, मतलब ऐसा समझिए जरा गौर से कैसे क्या हानि होती है। A वाले के प्लस चार्ज है A प्लस, B वाले के पास B प्लस C माइनस कंपाउंड बना के बैठे हुए, C वाला कहेगा, A वाला कहेगा भाई साहब B वाले तुम बाहर निकलो। B वाले कहेगा क्यों बाहर निकालेंगे, मैं पहले से C वाले के साथ बॉन्डिंग करके बैठा हूँ। तो बोलेगा तुम्हारी बॉन्डिंग किसी काम की नहीं, हमारे पास है पैसा, हमारे पास क्या है, पैसा। तो C वाले से कहेगा C वाले तुम मेरे पास आ जाओ। C वाली लड़की है, सोचेगी क्या करें यार, B वाले के पास पैसा कम है, A वाले के पास पैसा ज़्यादा है, B वाले के पास रहेगी, A वाले के पास जाएगी, वो तो A वाले के पास चले जाएगी। अब B वाले कहेगा मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं था, गिर के साले मेरी टांगे तोड़ा देंगे तुम्हारी। तो A वाला B वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि A और C बॉन्ड बना लेंगे, B वाला बाहर हो गया। तो A वाले ने डिस्प्लेस करा किसको, B को डिस्प्लेस करा, किससे, BC कंपाउंड से। क्यों डिस्प्लेस करा, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है। इसका मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिव ज़्यादा है। आजकल मार्केट में यही तो चल रहा है कि भैया ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो तो तुम हमारे या हम तुम्हारे, और जो कम पैसे वाले हैं बाहर, उनको कर दिया डिस्प्लेस। तो A वाला आया, बोला कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव B वाले तुमसे, तुम भी प्लस चार्ज के हो, मैं भी प्लस चार्ज का हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। कौन कह रहा है, A वाला। किससे, B वाले से। कह रहा ऐसा करो तुम निकलो बाहर, हमको दे दो C। तो A वाला ज़्यादा रिएक्टिव था, मतलब A इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन B, मोर रिएक्टिव देन B। B वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है A वाला, तो A वाला मोर रिएक्टिव देन B। A वाला ज़्यादा रिएक्टिव B वाले से, तो B वाले को कर दिया डिस्प्लेस। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी कह सकते हो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। मैंने क्या कहा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब ज़्यादा रिएक्टिव वाला कंपाउंड लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास। कैसा सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब आयरन आ गया, क्या आ गया, आयरन। आयरन बोला भैया कॉपर साहब तुम बाहर निकलो। क्यों बाहर निकलो, वही फॉर्मूला है, क्योंकि कॉपर के पास कॉपर 2+ का है, FeSO4 के साथ SO4 2- चार्ज है। आयरन के पास Fe2+ है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, Fe2+ है। तो आयरन बोलेगा कॉपर भैया हम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव, तुमको मारा है भगा नहीं कह रहे बाहर, हमको चाहिए तुम्हारा सल्फेट, हमको चाहिए तुम्हारा सल्फेट।
तो आयरन कहेगा हम बना लेंगे सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर को निकाल दिया बाहर, कॉपर निकल गया बाहर। अब कॉपर के पास मजबूरी थी, पैसा नहीं था, परे परे खा रहे थे, जब कमाने की और पढ़ने की उम्र थी तब लवेरिया फैला रहे थे। हमको वो प्यारी लग रही है, पीछे देख रहा है। आजकल तो यही तो हाल है ना कि जो पढ़ने वाला है वो बाद में तुम्हारी वाली ले जाएगा। आज तुम जिसे ताड़ रहे हो ये मेरी है, बाबू सोना कर रहे हो, वो तुम्हारी है नहीं, क्योंकि कल जब जरूरत पड़ेगी तुमसे ज़्यादा पैसा वाला आ जाएगा, वो निकल जाएगा। वही मसला ना। तो अभी क्या करो, पढ़ो, ज़्यादा पावरफुल बनो, अपने आप आ जाएगी। वही काम यहाँ भी है। आयरन बोला तुम बनाए बॉन्डिंग बैठे हो, ठीक है, बीवी तुम्हारी, नहीं पैसा हमारे पास, अब बीवी अपनी दे दो। अब तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्या करोगे, मरे हुए बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, ना पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, बस प्यार 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 चिल्ला रहे हो। प्यार ऐसे नहीं मिलता है, पैसे से मिलता है, वो है यहाँ पे इसके पास, आयरन के पास। तो आयरन बोलेगा भैया हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, आपको कॉपर तुमको भगा रहे हैं, तुम बाहर निकलो। तो कॉपर ठीक है, अच्छा निकल जाए, तुम बॉन्ड बना लो। अगर ऐसा करें, दूसरा रिएक्शन जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मैग्नीशियम आ गया, Mg आ गया। ये कॉपर तो गिरा हुआ इंसान है, लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम बोलेगा ऐसा करो कॉपर तुम भी बाहर निकलो, मैग्नीशियम आया। तो कॉपर सॉल्यूशन हमारे साथ कर कहाँ रहे हैं, ये सब हमसे ज़्यादा आ रहे हैं, भगाए जा रहे हैं हमको। काहे नहीं भगाएंगे, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम कमज़ोर हो, लेस रिएक्टिव हो। मैग्नीशियम बोलेगा हम हायर रिएक्टिव, हमको चाहिए तुम्हारा सल्फेट, ले भैया बन गया MgSO4, कॉपर को निकाल दिया बाहर। तो इसका मतलब हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन या फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो इसका मतलब आयरन डिस्प्लेस करा कॉपर को, क्यों डिस्प्लेस करा, आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो इसमें क्या बोलोगे तुम, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसमें क्या बोलोगे तुम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब शायद आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगी क्लियर है ना। आराम से इसको नोट करें, फिर आगे बात करें। अब देखो नेक्स्ट हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट बताया था कि दो कंपाउंड आपस में अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या बोला है, दो रिएक्टिंग कंपाउंड अपने आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं तो और न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो कहलाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड या न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे बोर्ड में एग्जांपल लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए, एग्जांपल समझ आ जाएगा बेटर आपको। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 आपका कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखो जरा गौर से, पहले इनको आयन में तोड़ना आपको आना चाहिए। BaCl2 टूटेगा Ba2 प्लस Cl माइनस में, Na2SO4 टूटेगा Na प्लस SO4 2 माइनस में। तो इसके Ba2 प्लस Cl माइनस आयन है, इसके Na प्लस SO4 माइनस आयन है, तो इसका प्लस इसका माइनस कंपाउंड बनाएगा और इसका प्लस इसका माइनस, मतलब Ba वाला इसके माइनस साथ जो कंपाउंड बनता है वो प्लस माइनस से बनता है, मतलब M प्लस N माइनस, मतलब ऐसा कुछ Mn कंपाउंड बनेगा, M प्लस N माइनस से बनेगा। बात क्लियर ना। तो आपका जैसे टूटा Ba2 प्लस Cl माइनस में, ये कंपाउंड टूटेगा Na प्लस SO4 2 माइनस में, तो ये बनाएगा BaSO4, ये सॉलिड बनाएगा और साथ में NaCl। बैलेंस आप कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। सोडियम 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, बैलेंस है, क्लियर है। तो देखा आपने, बैरियम क्लोराइड ने अपना आयन माइनस का सोडियम को दे दिया और सोडियम ने अपना आयन सल्फेट बैरियम को दे दिया, अपने एक्सचेंज हो गए। अच्छा ये सॉलिड बना है, सॉलिड ये है, ये जो प्रेसिपिटेट बना है, क्या बना है, प्रेसिपिटेट। फर्स्ट लेक्चर में हमने वीडियो में हमने बात कर रखी थी प्रेसिपिटेट होता क्या है। अभी याद कर लें, जो सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो मिक्स नहीं होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड, ऐसा प्रोडक्ट जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें BaSO4 प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो कैसी रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो देखा आयन एक्सचेंज करा, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ट्राई करेगा अपने मन से आ जाएगा। सिल्वर टूटेगा Ag प्लस में,
नाइट्रेट टूटेगा NO3 माइनस में, सोडियम क्लोराइड टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। ज़रा गौर से देखो, इसके ये आयंस हैं, इसके ये आयंस हैं, तो सिल्वर बोलेगा मेरा तुम माइनस ले लो, मुझे अपना माइनस दे दो। सोडियम बोलेगा मैं तुम्हारा माइनस ले लूँगा, तो ये कहेगा मेरा बन जाएगा AgCl और ये बनेगा सॉलिड, और साथ में बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड बन रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से कंपाउंड में एक दूसरे के प्लस माइनस आयन एक्सचेंज करते हैं, और न्यू प्रोडक्ट जो बनता है वो भी एक कंपाउंड एक्सचेंज की वजह से ही आता है। तो इसमें ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट मतलब मैंने बता दिया नीचे से रन हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गया? तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन। ऐसे दो रिएक्टिंग कंपाउंड जो कि अपने आपस में एक दूसरे में क्या करते हैं? आयन को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करने के बाद न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरीके से। और जो कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छे से इसको नोट करिए, नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, नोट करिए फटाक से। देखिए इस बार नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देके पड़ेगा तो आपको समझ में थोड़ा आने वाला है। देखिए जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन जो कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हम लोग उसको रिडॉक्स नाम दे देते हैं। तो भी पहले इनको डीपली बात करें, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। जनरली ऐसा कहा जाता है ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग गेन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरे पास हम उल्टा भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी के पास हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन चला जाता है तो हमारा वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये दोनों फंडामेंटल, या तो ऑक्सीजन गेन हो या हाइड्रोजन लॉस हो, तो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब जनरली आता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर तुमने याद कर लिया, ओ ऐसे याद करो, ओ याद कर लो, मतलब ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओ आ रहा है तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का गेन होगा तो हाइड्रोजन का लॉस होगा। अगर एक याद करना होगा तो दूसरा मुश्किल नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इसमें होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस किसका होगा? ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीडेशन को कह सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन कह सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन को और रिप्रेजेंट कर सकते हो आयंस के टर्म पर, इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज करने के बेसिस पर भी ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को आप डिटरमाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे ऑक्सीडेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो कि हमारा कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हो। जैसे मोटा मोटा मैं बात करूं, ये सोडियम था, सोडियम की एटॉमिक कितना 11, 2,8,1, ये तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये क्या बन गया? इसमें सोडियम का क्या हुआ? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर रहेगा? जिसे नोट कर लीजिए। अगर दूसरा मैं बात करूं आयरन की, किसकी बात करूं? आयरन की, तो आयरन Fe है, कितना है? Fe। तो अगर Fe से Fe2 प्लस बनेगा, Fe से Fe2 प्लस बनेगा, जैसे मान लीजिए मोटा मोटा Fe2 पहले से है, तो अगर Fe3 बन रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब भी ये क्या कर रहा है? तब भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अगर अपने सेल से एक इलेक्ट्रॉन या कई इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब भी वो कैटेगराइज अंदर ऑक्सीडेशन आता है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सिल्वर Ag+ लिखा है, इसका मतलब इस सिल्वर के सेल में Ag+ का मतलब होता है जितना प्लस का होता है उससे इतना
पहले से लूज कर रखा होता है। तो सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा। तो इसने सिल्वर ने क्या करा, सिल्वर के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसने क्या करा, अपने लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका बन गया सिल्वर Ag, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये एज अ टर्म इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन करा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारा कहलाता है रिडक्शन। बात समझ में आ गया। अगर ऐसे दूसरी बात करूं मोटा मोटा, जैसे क्लोरीन है Cl2, तो Cl2 के पास बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, तो उसको क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसको दे देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2Cl- बन जाएगा। तो Cl2 था, Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिए, गेन करे, तो क्या बन गया, 2Cl- बन गया। तो कुल मिलाकर के आपकी बात समझ में आ रही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या चीज, क्लियर है। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन को O से याद रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में गेन हो रहा है तो किसका लॉस होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे, लॉस होगा। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा हो जाएगा पूरा, ऑक्सीजन गेन इसमें हाइड्रोजन गेन, इसमें ऑक्सीजन लॉस, सॉरी हाइड्रोजन लॉस, इसमें ऑक्सीजन लॉस, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसमें गेन इलेक्ट्रॉन का। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन से समझ में आ गया। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की कहानी एक साथ चल रही होगी, कैसे चल रही होगी, एक साथ चल रही होगी, साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रहे होंगे, तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इनको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे ही बात करने वाले हैं। देखो अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की खास बात है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्लियर है तो इस रिएक्शन को पढ़ना आसान है। रिडॉक्स की खास बात क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अकर करने चाहिए साइमल्टेनियसली। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो उस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों एक रिएक्शन में एक साथ काम करना या एक साथ चलना कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मोटा मोटा अगर इसमें बात करूं मैं, एक एग्जांपल पहले ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ये लिखा है, मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए बोर्ड में, दोनों को डिटेल समझ लेते हैं फिर और बाकी एग्जांपल आप कर लेंगे। जैसे मोटा मोटा मान लें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिखा और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड से जा रहा है कॉपर में केवल सिंगल में, और यहाँ पर हाइड्रोजन इकलौता लिखा था, हाइड्रोजन से इसको वाटर मिल रहा है। तो गौर समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड जिसके पास ऑक्सीजन पहले था फिर वो केवल कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर बना, इसके पास पहले ऑक्सीजन था फिर इसने ऑक्सीजन खो दिया। तो जब ऑक्सीजन लॉस किया है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ये याद रखिएगा क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन यहां पर था, हाइड्रोजन से यहां पर इसने वाटर बन गया, मतलब इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय आपको ये देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, ना ऑक्सीजन था ना कुछ था, यहाँ पर इसको H2O बनते समय इसके पास O आ गया, ऑक्सीजन का गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है तो OO ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब H2O रिड्यूस, सॉरी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। अब आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया तो फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे, आपने पहचान लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे जनरली बोर्ड में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछेगा। तो आपको पहले ये पता करना है ऑक्सीजन कौन गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, तो उससे आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है और किस में हो रहा है,
तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। क्यों हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन लूज कर रहा है। हाइड्रोजन से वाटर कन्वर्ट करते समय इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। किसमें हो रहा है? H2 से H2O कन्वर्ट होते समय, याद रहेगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे लगता है अब आपको ये ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लूज और गेन को आपको डायरेक्ट पता चल पा रहा है तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के गेन और लूज होने की प्रोबेबिलिटी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर कहानी क्या होगी? तब वहाँ पर कहानी आयंस के बेसिस पर जाएगी। किसमें जाएगी? आयंस के बेसिस पर। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखा, इसको आप ऑक्सीजन के लूज और हाइड्रोजन के गेन होने की प्रोबेबिलिटी से समझ नहीं पाओगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा ये, तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले इसको आयन में तोड़ लेना है। जैसे जिंक लिखा है तो जिंक ये लिखा है। कॉपर सल्फेट को आयन में टूटोगे तो टूटेगा कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस में। तो इसका मतलब आपको आयन में लिखना है, तो इसको मैंने Cu2 प्लस लिख लिया ऐसे। और जिंक सल्फेट टूटेगा Zn2 प्लस और कॉपर सल्फेट में, तो इसको मैंने क्या लिख लिया? जिंक 2 प्लस लिख लिया और कॉपर को Cu लिख दिया। जरा गौर समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा टेंशन की बात नहीं है। जरा आप हमें इसमें गौर से ये बताइए कि जिंक यहाँ पर कितनी इसकी वैलेंसी है, मतलब इस कितना चार्ज है इस पर, या ऊपर पावर कितनी है, ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक की जब कुछ नहीं है तो 0 मानी जाएगी। यहाँ पर जिंक कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर जिंक के ऊपर वैलेंसी 0 है, यहाँ पर 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर 0 है। अब जरा फर्दर फिर से रिमाइंड करिए, मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा बताओ, जिंक को जिंक 2 प्लस करते समय क्या कर रहा है? जरा गौर से सोचो, जिंक 2 प्लस बनने से क्या बन रहा है? जिंक 2 प्लस बनते समय प्लस तब आता है, मैंने कहा था, जब कोई चीज़ लूज होती है। जैसे सोडियम था, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,1, तो ये लास्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तभी तो Na+ बनता है, तभी तो Na+ बनता है। ये सोडियम है तो सोडियम जैसे है इसका 2,8,1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो तुम Na+ कब लिखते हो? जब ये अपना लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ आता है। तो ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो तभी आता है जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना प्लस चार्ज गेन करता है। तो इसका मतलब जिंक यहाँ पर कुछ नहीं था, 0 था, यहाँ पर जिंक 2 प्लस हो गया। इसका मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस बनते समय उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिंक क्या है? जिंक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी बात क्लियर? अब आ जाओ कॉपर 2 प्लस पे। यहां पर कॉपर 2 प्लस, इसने मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब इसके पास कॉपर है, तो यहां पर क्या कर रहा है? मतलब कोई तुम्हारे पास पहले 2 रुपए तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारे पास थे नहीं 2 रुपए, अब तुम्हारे पास 2 रुपए आ गए, या कह दो तुम्हारे पास 2 रुपए गिर गए थे, पहले पास जो तुम्हारे पास थे उनमें 2 रुपए गिर गए थे, अब तुमको 2 रुपए मिल गए, तो अब तुम लॉस में तो नहीं हो, पहले लॉस में थे जब गिरे थे, अब तो तुम बराबर हो ना, मिले नहीं है लेकिन जो तुम्हारे थे वो तुम्हारे पास हैं। तो यहां पर इसके पहले गिर गए थे, अब तुमको वही तुमको मिल गए। तो इसका मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनते समय इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें। 2 रुपए पहले गिर गए थे वही मिल गए, तो प्रॉफिट में आ गए ना तुम, तो यहाँ पर गेन करें, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें? गेन करें। जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कॉपर 2 प्लस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितनी बात क्लियर? तो आपने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहले कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के गेन लॉस पर बात करी जा रही है तो वहाँ डायरेक्टली हम ऑक्सीजन के गेन और लॉस से कहानी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो रिडक्शन, गेन कर रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ने पहचान लिया, जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका
रिडक्शन हो रहा हो कहलाएगा ऑक्सीजन एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। फर्दर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, तो वहां पर फिर हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म पर। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, जिंक और कॉपर सल्फेट से बना है जिंक सल्फेट और कॉपर, और आपको इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने क्या करा, हमने इस पे पहले आयन में कन्वर्ट कर लिया, फिर देखा जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, जिंक से जिंक 2+ बनते समय उसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारा वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जो ऑक्सीडेशन कहलाएगा तो मतलब जिंक से जिंक 2+ करते समय ऑक्सीडेशन बना है, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिंक हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो मैंने आज के लेक्चर्स में क्या बात करी है, टाइप्स ऑफ पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है। इसके पहले मैंने पहले वीडियो में बात करी थी आपको कि पूरा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन करी थी। उसको बैलेंस करते समय उसके स्टेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, इन जो डिस्कस करा था। आज पूरा टाइप्स मैंने पूरी रिएक्शन डिस्कस कर ली है। अब आपके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपका तीसरा टॉपिक बचा है इसका कोरिजिनेटर, रेंसिडिटी। इन टॉपिक पर हम कल क्लास में बात करेंगे। तो अभी आप क्या करिए, जो दोनों क्लास हैं, अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट लेक्चर्स आप जा करके देखें, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वहाँ पर हमने बहुत बारीक बातें करी हैं, ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन इन टर्म ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टर्म ऑफ बोर्ड आज वाला क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज वाली क्लास को समझने के लिए और अच्छे से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो पहला लेक्चर देखिए जा करके, फिर आप इस लेक्चर्स को अच्छे से आइए, साथ ही साथ मेरे साथ साथ चलते हुए वीडियो को पॉज करके बीच बीच में नोट्स बनाते चलिएगा। जब आपके पास नोट्स अच्छे से होंगे, अच्छे से नोट्स बने होंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर जैसे आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, इस चैप्टर की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे हम, तो आपको पूरा एक लेक्चर्स एक जगह पर मिल जाएगा। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर हम लोग कल वाली क्लास में मिलते हैं। ओके।